प्रेम जीवन की एक सरलतम घटना है, विरलतम घटना है। घटे तो लगता है कि इसको घटना ही था और ना घटे तो इंसान इंतज़ार और इंतज़ार में डूबा रहता है। प्रेम सूत्रों में भी जो शब्द और भाषा हमने उपयोग की है, वो सरल से जटिल, जटिल से सरल सारे आयामों को स्पर्श करती हुई है। आज के लिए प्रेम सूत्र है, प्रेम ही जीवन है, जीवन प्रेम कहानी है। वही प्यास है, वही पानी है। प्रेम ही सत्य है, बाकी सब नादानी है। प्रेम ही जीवन है और जीवन प्रेम कहानी है। अब यहाँ पर हम इन सरल शब्दों में एक और यात्रा में चलते हैं कि जीवन का होना अस्तित्वगत प्रेम का परिचायक है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि प्रेम ही जीवन है। अगर वो जागतिक शक्तियाँ और वो जागतिक रहस्य प्रेम के रस में सराबोर न हुए होते तो कहाँ संभव होता ये जीवन, कैसे ये जीवन आगे चलता। चारों तरफ हम देखें एक प्रेम की लीला है। प्रेम को हम सामान्य भावनात्मक पिंजड़े से आजाद करके उसको एक विराट लयबद्धता, सहयोग, सहचर्य, संवेदनशीलता के धरातलों में अनुभव करते हैं। और चारों तरफ हमें यही दिखता है, यही सहयोग, सहचर्य, संवेदनशीलता, सहभागिता, सहवर्धन, साथ साथ बढ़ना, साथ साथ विकसित होना, सब जैसे पूरे जीवन ने पूरे जीवन को संभाला हुआ है। और फिर सूत्र कहता है कि प्रेम ही जीवन है और जीवन प्रेम कहानी है। एक कहानी प्रेम की हम बनाते हैं और एक प्रेम कहानी जीवन बनाता है। हमारी प्रेम कहानियां अक्सर अधूरी और उदास रह जाती हैं। हमारी प्रेम कहानियों में अक्सर हमारे प्रक्षेपण होते हैं, हमारे अपने प्रोजेक्शन होते हैं, जीवन से हमारे अपने ही जो प्रक्षेपित किए गए रूप होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब अस्तित्वगत प्रेम कहानी बनती है तो पूरा जीवन एक प्रेम की कहानी बन जाता है। कहानी इसलिए प्रेम का यथार्थ सूत्र में नहीं लिखा हमने, क्योंकि कहानियां सुंदर होती हैं। जैसे मैंने अनेकों बार ये बात दोहराई है कि हमारा जो मन है वो दो ढंग से काम करता है, उसके दो रूप हैं, फंक्शनल माइंड और फिक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड जो सटीक है, जो अभी जरूरी है वो सब करता है, और फिक्शनल माइंड कहानियां बुनता है। अब दो हिस्से हैं तो दोनों की जरूरत भी है, दोनों की अनिवार्यता भी है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि फंक्शनल हो और फिक्शनल ना हो। जहां पर जो जरूरी हो वहां पर वो हो। मूल बात ये है, गैर जरूरी ढंग से कुछ भी ना हो। गैर जरूरी ढंग से जो कुछ होगा वो परेशान करेगा। तो कहानियां बनती हैं और हम कहानियों में रस लेते हैं। जीवन में ये मिलना जुलना, आना जाना, ये सर्जन विसर्जन, ये बनना मिटना, तमाम कहानियां जीवन के परतों में उतर कर देखें तो कहानियां ही कहानियां। और जीवन की कहानी प्रेम की कहानी है।
और कोई कहानी वो नहीं है, क्योंकि प्रेम के इतने भिन्न भिन्न रूप हैं, हम उनको जान ही नहीं सकते कि क्या ये प्रेम कहानी है। एक जंगल में चले जाएं तो किसी शाख पर उगती हुई नई कोपल की अपनी एक प्रेम कहानी है, और वहीं किसी सूख गए, टूट गए, सड़ते हुए वृक्ष की उसकी अपनी एक प्रेम कहानी है। धरती उसको अब अपने भीतर अवशोषित कर रही है। जंगल की जमीन अब उस गिरे टूटे वृक्ष को अपने भीतर समा ले रही है। तो हम देखेंगे तो ये मिटना मिटना है, या धरती और जो घटना चल रही है उसके आपस की एक प्रेम कहानी है। ऐसे देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि सब कुछ को संभाल रहा है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, हाँ वो मृत्यु है, मिटती है, लेकिन अस्तित्व उस मृत्यु को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, और उस मृत्यु से अस्तित्व समृद्ध होता है। जन्म से अस्तित्व समृद्ध होता है, मृत्यु से अस्तित्व समृद्ध होता है। ये सारी बातें अनूठी हैं। इसीलिए ये जीवन सूत्र कहता है कि एक अलग किस्म की प्रेम कहानी है, जिसमें हमारी सारी कहानियां छोटी पड़ जाती हैं। वही प्यास है, वही पानी है। प्यास और पानी का रिश्ता कई बार हम बिठा नहीं पाते। हम प्यास को अलग करके देखते हैं और पानी को अलग करके देखते हैं। पानी अर्थात परितृप्ति। प्यास और परितृप्ति के बीच भी देखो प्रेम की ही लीला चल रही है। कैसे मिलेंगे, कैसे ये पानी प्यास तक पहुंचेगा, और कैसे ये प्यास पानी को पुकारेगी। इन दोनों के बीच उठी पुकार कैसे जीवन को समृद्ध करेगी, जीवन के उल्लास में डूबेगी, वो भी एक प्रेम कहानी है। तो प्यास अलग नहीं है और पानी अलग नहीं है। जैसे कृष्णमूर्ति जिसको बड़ी बौद्धिक भाषा में कह देते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व्ड है, जो दृष्टा है वही दृश्य है। सूत्र कह रहा है जो प्यास है वही पानी है। दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों में कोई फासला नहीं है, क्योंकि कहानियां तो ऐसे ही बनेंगी। हमको भूख लगे, हम भोजन की तलाश करें और भोजन को हम ग्रहण करें, तो ये हमारी भूख और भोजन के बीच की एक कहानी, उनकी परितृप्ति और उनके बीच का सारा ये जो लीलामय ढंग है वो पैदा हो गया, वो प्रेम कहानी बन गई। तो कहानियों को ऐसे न देखें कि जैसे कहानी कोई काल्पनिक ढंग से लिखी जाती है। हमेशा एक कहानी बन रही है। किसी का कंठ प्यासा हुआ तो पानी की कहानी लिखी जाने लगी, बनने लगी। देर सबेर उसके कंठ तक पानी पहुंचेगा, कब, कैसे, किस समय, ये कोई नहीं जानता। देर होगी, क्या कोई प्यास से तड़पेगा, या किसी को जल्दी पानी मिलेगा, ये सब अस्तित्वगत रहस्य में छुपा हुआ है। यही तो खेल है प्रेम का। प्रेम के खेल में भी तो यही है, यही तो मिलन और विरह की तमाम दिशाएं और दशाएं हैं। कोई सोचता है कि मिलन ही मिलन हो, कोई सोचता है विरह ही विरह हो। दोनों कहाँ घटते हैं? दोनों अपने अपने ढंग से घटते हैं, हमारी चाह के अनुसार तो नहीं होता। मिलन विरह की अपनी एक दशा और अपनी एक कहानी, प्यास और पानी की अपनी एक कहानी। प्यास एक प्रतीक है जीवन की हर उस बात की तरफ उठती हुई हमारी आकांक्षा का, जो हमें जीवन की उस समृद्धि से, जीवन के ऐश्वर्य से जोड़ती है। प्यास पानी की ही नहीं होती, मूल प्यास तो प्रेम की है। इसीलिए सूत्र कहता है वही प्यास है कि कैसे जीवन अर्थवान हो जाए,
कैसे ये जो दूरी स्रोत से अनुभव में आई थी वो फिर स्रोत के स्मरण में मिट जाए। यही तो प्यास है। आत्यंतिक प्यास तो वही है और उसी में परितृप्ति का सारा पथ छुपा हुआ है। प्यास होगी तो रास्ते बनेंगे, पानी ढूंढा जाएगा और तमाम फिर परितृप्ति की घटनाएं घटेंगी। प्यास अनेक अनेक तलों पर मनुष्य के भीतर उठती रहती है। ये प्यास का उठना शुभ है। कभी क्षुद्र के लिए उठती है, कभी विराट के लिए उठती है। प्रेम कभी नहीं कहता कि क्षुद्र के लिए प्यासे मत हो ना। प्रेम जिद नहीं पकड़ता कि विराट के लिए ही प्यासे हो, क्योंकि प्रेम, ये जो अस्तित्वगत प्रेम है, ये जानता है कि जीवन में क्षुद्र की भी कोई जरूरत है और जीवन में विराट की भी कोई जरूरत है। जब जहां जैसे जिस बात की जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी और उसकी परितृप्ति होगी। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यास जिस तल पर भी उठे उसको उठने देना है और जहां भी उसके समाधान, उसकी परितृप्ति आए, जो भी प्यास का पानी हो उसको स्वीकार किया जाए। पानी भी एक प्रतीक है। पानी है परितृप्ति, वो कोई भी चीज हो सकती है। और सूत्र कहता है कि प्रेम ही सत्य है, बाकी सब नादानी। हमारे जीवन में इसके उलट चलता है कि सब नादानी ही नादानी है और हमारा प्रेम भी एक किस्म की नादानी है, क्योंकि हम प्रेम को भी युद्ध बना देते हैं। हम प्रेम को भी अपने धारणाओं के कपड़े पहना देते हैं। हम प्रेम को भी अपनी मान्यताओं की जंजीरों में जकड़ देते हैं और हमारा प्रेम भी एक किस्म की नादानी बन जाता है। सूत्र कहता है प्रेम ही एक सत्य है, बाकी सब नादानी। प्रेम ही वो मुक्त आकाश है जिसमें हम उड़ान भरते हैं, वही सत्य है, बाकी सब नादानी है। बाकी ये सफलताएं, ये उपलब्धियां, ये सारी दौड़, ये सब बेकार हो जाती। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, हम जीवन में देखें कि बड़े बड़े सफल लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को जब लौट कर देखते हैं तो जीवन में कोई प्रेम नहीं दिखता। प्रेम के नाटक तो बहुत दिखते हैं लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं दिखता। वास्तविक प्रेम तो वही है जो हमारे जीवन को अर्थवान बना जाता है। जो हमारे होने को एक गरिमा दे देता है, जो हमारी प्रेजेंस को इंटेंस कर देता है। आम प्रेम तो ऐसे हम देखते हैं जो जीवन में हम प्रेम बनाते हैं, वो हमारी प्रेजेंस को इंटेंस तो क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंस को टेंस कर देते हैं। दाढ़ी बड़ी बढ़ा के हम लोग घूमने लगते हैं। महिलाएं दाढ़ी नहीं बढ़ा पाती हैं, उनकी मजबूरी है तो वो कुछ और करती होंगी। कंडीशन वही वाली हो जाती है, इंटेंस नहीं टेंस हो जाते। प्रेजेंस को इंटेंस होना, गहरा होना है। और जब प्रेजेंस एक बार गहरी होती है तो फिर वो हमारा खजाना होता है। फिर उसको कोई और हमसे छीन नहीं सकता, फिर उससे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। हर चीज हमसे दूर करी जा सकती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब छीना जा सकता है, हमारे प्राण भी छीने जा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति जो हमारे भीतर हमारे प्राणों की सघनता बन गई है, वो कभी छीनी नहीं जा सकती। वही एक सत्य है और बाकी सब नादानी है। नादानी कहने के साथ भी
जो प्रेम है और प्रेम सूत्र है वो बड़े सॉफ्टली, बड़ी सौम्यता से, मृदुलता से नादानी कहता है। नादानी निंदा की तरह नहीं, कहता नादानी की भी इजाजत है, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि वो जो शाश्वत प्रेम है वो सत्य है। नादानी भी कर सकते हो, अपने खेल खेल सकते हो, उसकी इजाजत है। प्रेम तो सब उसकी भी इजाजत देता है ना। नादानी की भी इजाजत ना दे तो फिर प्रेम ही किस बात का रह गया।